धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी के संसार में, जहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंस के बारे में। आगे बात बढ़ाते हैं। आगे बढ़े उससे पहले जान लेना जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है। मेरा नाम पंकज खंडेलवाल है। NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं। सर्टिफाइड GST प्रैक्टिशनर हूँ। साथ ही MBA फाइनेंस और मैनेजमेंट मैंने किया हुआ है। मेंबर हूँ मैं टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन जयपुर का। पावर टीम कोऑर्डिनेटर का अभी मुझे दर्जा मिला हुआ है DNI रैनको चैप्टर जयपुर में। 13 सालों का अनुभव रखता हूँ अपने फील्ड के अंदर और लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को सर्विस दे चुका हूँ। अब आते हैं मुद्दे पर। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स क्या हैं, किन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड प्लानिंग। क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी, कितना साक्षर होना चाहिए, कितना साक्षर होना जरूरी है फाइनेंस को लेकर, और क्या होती है प्लानिंग, कैसे होती है प्लानिंग। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों के अंदर फर्क क्या है, क्या फर्क है, डिफरेंस है एक्सपेंसेस में और इन्वेस्टमेंट के अंदर। कितने तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट क्या है, ये सब जानकारी। और लास्ट में आते क्वेश्चन आंसर। ये हमारा आज का विषय रहने वाला है। हालांकि हमारे 10 मिनट जा चुके हैं तो हो सकता है कुछ चीजें छूट जाए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी एंड प्लानिंग। 3 शब्द दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। फाइनेंशियल लिटरेसी, प्लानिंग। लिटरेसी का मतलब क्या है, साक्षर। साक्षरता का मतलब अभी तक जो हमने समझा है वो ये है कि भाई पढ़ाई लिखाई कर ली, 8वीं 10वीं पास हो गए, उसके बाद में हम उसे साक्षर बोलेंगे। ये एक अधूरी परिभाषा है। ये पूरी परिभाषा अगर आप म्यूट कर लेंगे थोड़ा सा ठीक रहेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी प्लानिंग। लिटरेसी का मतलब, साक्षरता का मतलब केवल पढ़ाई से नहीं है। साक्षरता का मतलब है उस चीज को, उस विषय को पूरी तरह से जानना, समझना, ताकि आपको कोई गलत जानकारी देकर आपको बेवकूफ ना बना सके। दूसरा होता है प्लानिंग। प्लानिंग हम करते हैं हमेशा भविष्य को लेकर, आगे आने वाले समय को लेकर। कभी भी प्लानिंग वर्तमान को या पास्ट को लेकर नहीं की जाती कि मैंने ऐसा कर लिया होता, वो नहीं प्लानिंग। मैं ऐसा करूंगा, मेरा गोल ये है, दैट इज प्लानिंग। और हम यहाँ बात करेंगे फाइनेंस की। तो हम सीखने वाले क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल प्लानिंग। इस पूरे अध्याय में जो सीखने का जो हमारा चैप्टर है उसमें क्या क्या कीवर्ड आपको देखने को मिलने वाले हैं, सीखने को मिलने वाले हैं, वो है फाइनेंशियल स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, बजटिंग कैसे की जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन की किस तरीके से कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न मिलेंगे, कहाँ पर कितना किया जाए। बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सबसे बहुत जरूरी चीज है इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना। क्या एक्सपेंसेस है, क्या इन्वेस्टमेंट है। यूजुअली हम उन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हम जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसी को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं, देखते हैं आगे। तो आगे बढ़े उससे पहले जरूरी है कि एक्सपेंसेस को सीखना कि एक्सपेंसेस होता क्या है, बेसिकली पता तो हो। डिक्रीज द कैपिटल टू इंक्रीज एन असेट, अपग्रेड या अपडेट एन असेट, और डिक्रीज द लायबिलिटी। जब हम कोई ऐसा खर्चा करते हैं, जब हमारी कैपिटल, हमारी जो पूंजी है उसमें से कुछ अमाउंट कम होता है, और वो अमाउंट कम होने के बाद में अगर हम कोई नई असेट क्रिएट कर रहे हैं या उस असेट को अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, या फिर अपने कुछ लायबिलिटीज है, अपने कुछ क्रेडिटर्स हैं, उनको रिमूव कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो एक तरफ से हमारी कैपिटल कम हुई, दूसरी तरफ हमारी असेट्स बन गई या असेट्स अपग्रेड हो गई या कुछ लायबिलिटीज कम हुई, तो ये कहलाएगा हमारा एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि वहां से हमें किसी तरह का रिटर्न, किसी तरह का रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो वो परिभाषा क्या बताती है, एन एक्सपेंसेस टू इंक्रीज द कैपिटल। कुछ आपके ऐसे एक्सपेंसेस जो कहीं ना कहीं आपके कैपिटल को इंक्रीज करने वाले हैं, उन्हें हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। चलिए, हमें एक्सपेंसेस के ऊपर कोई डिस्कस नहीं करना है क्योंकि एक्सपेंसेस कोई सिखाने वाली बात नहीं है, आप खुद अपने आप ही काफी अच्छे स्तर पे कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर।
तो सबसे पहले जरूरी है डेफिनेशन जो हम पहले देख चुके हैं, उसे रिपीट कर देते हैं कि अ प्रोसेस, अ सिस्टम और एन एक्सपेंसेस टू इंक्रीज योर कैपिटल। ये बेसिकली क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है जो कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल को इंक्रीज करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है वो भी देखते हैं। किस तरीके से है, इसके टाइप, मतलब कौन कौन से तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूजुअली करते आए हैं। तो दो टाइप इसमें बताए गए हैं। एक होता है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। ये साहब मुझे मतलब नहीं है कहाँ कितना मार्केट जाएगा, कुछ नहीं, मुझे तो फिक्स रिटर्न चाहिए कि मैंने इतना अमाउंट आपको दिया है, मुझे इतना अमाउंट मिलना चाहिए। तो वो हो गया आपका फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। दूसरा वर्टिकल जो इसमें आता है दैट इज ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं, जहां आप पैसा लगा रहे हैं, आपके पैसे की ग्रोथ उस व्यक्ति या उस संस्था के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है। जितना वो ग्रो करेंगे आपका पैसा भी उसी रेशो में उतना ही ग्रो करेगा। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा और डीपली समझते अपन इसमें आता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखें, द इन्वेस्टमेंट विच विल गिव यू अ फिक्स रिटर्न इन अ फिक्स टाइम फ्रेम। दो चीजें आई है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो मैं फिर बीच में एक और लाइन ऐड कर रहा हूँ, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, क्योंकि जब मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ हो सकता है कि बीच में आपके ध्यान में कोई सवाल आए, वहां पर आपका कॉपी और पेन काम में आ जाएगा, उतना आप लिखिए। लास्ट में हम उन प्रश्नों को लेने वाले हैं। मैं दोबारा से अपने पॉइंट पर आता हूँ। डेफिनेशन क्या है, द इन्वेस्टमेंट विच विल गिव यू अ फिक्स रिटर्न इन अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम। दो चीजें निकल के आई हैं, फिक्स रिटर्न मिलेगा फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर। मुझे पता है कि मैंने एक एफडी कराई है, इन्वेस्ट किया कि मुझे एक साल बाद में इतने तारीख को इतना रुपया मिलेगा, इतना अमाउंट मिलेगा। वो हो गया हमारा फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, ये ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं। आप एफडी करवा सकते हैं, वो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ गया। इसी तरह से बैंक में एनएससी होती है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वहां पर आपको अमाउंट बता दिया जाता है कि कितना टाइम बाद में कितना मिलने वाला है। रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ, कॉर्पोरेट एफडी, पीओएमएस मतलब पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, वहां से आपको मंथली इनकम मिलती है। तो इस तरह के जो भी ऑप्शन हैं ये होते हैं आपके फिक्स्ड इनकम वाले। एक बार फिर से स्क्रीन दिखाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, एनएफटी, रिकरिंग डिपॉजिट जिसे हम आरडी बोलते हैं, पीपीएफ, कॉर्पोरेट एफडी, पीओएमआईएफ, गवर्नमेंट बॉन्ड, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ये सब इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आपको डेट भी पता है और अमाउंट भी पता है कि मुझे कितने तारीख को कितना अमाउंट मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट क्या है, द इन्वेस्टमेंट विच विल गिव यू रिटर्न अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट चूजन बाय यू। मतलब मैंने जहां पैसा लगाया, मेरे पैसे की ग्रोथ उस व्यक्ति और संस्था की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी व्यक्ति को बिजनेस करने के लिए पैसा दिया कि सर मैं बिजनेस, दोनों ही उदाहरण समझते हैं, ध्यान से समझिएगा कि आपने किसी मोहन जी को आपने 10 लाख रुपए दिए कि सर मैं तो आपको 10 लाख रुपए एज ए लोन दे रहा हूँ, आपको क्या बिजनेस चले या नहीं चले मुझे उसका मतलब नहीं है, आपको मुझे 10,000 रुपया महीना ब्याज पर दे दिया करो। तो दैट इज फिक्स्ड इनकम, कि यहाँ आपका मैटर नहीं करता कि आप उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहीं दूसरा वर्टिकल क्या है हमारे पास में, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हमारा डील थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर हम मोहन जी से कहेंगे कि भाई साहब आपके बिजनेस में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो मुझे अपना अमाउंट चाहिए उस रेशो में। अगर आपका बिजनेस डाउन जाता है तो बात नहीं, मैं लॉस भी लेने के लिए तैयार हूँ। तो दैट इज ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझते हैं। म्यूचुअल फंड, यूलिप, एआईएफ, ये सब इसके ऑप्शन हैं। स्टॉक हो गया, स्टॉक मार्केट में लगाना, बॉन्ड्स में, P2P, प्रॉपर्टी, कमोडिटी, गोल्ड, बिजनेस, क्रिप्टो, डिजिटल गोल्ड, एनपीएफ, पीएमएफ, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट के। अब हो सकता है कि कुछ नाम इनमें से आपने सुने हुए हो, कुछ नाम आपके लिए नए हो, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का समय थोड़ा सा लिमिटेड है, धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में हम एक एक चीज को बाइफिकेशन के साथ में सीखने और समझने वाले हैं। तो ये सारे ऑप्शन थे अपने पास में ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट के। आगे बढ़ते हैं।
बेनिफिट ऑफ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कि सर मैंने जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के जो वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका बेनिफिट क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है इसका लो रिस्क। अच्छा, यहाँ मैंने लो रिस्क लिखा है, ध्यान से देखिएगा, नो रिस्क नहीं लिखा हुआ। नो रिस्क का मतलब कोई रिस्क नहीं है, लो रिस्क का मतलब बहुत मामूली सा रिस्क है। अब जबकि मैंने प्रीवियसली बताया था कि फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के अंदर एफडी आती है, एफडी और स्विफ्ट में लिख रहा हूँ लो रिस्क। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी समझा देते हैं साहब। बैंक आपके इन्वेस्टमेंट की, ध्यान से सुनिएगा, बैंक में जो भी आपका खाता अपने बैंक में खुला है, चाहे वो सरकारी है प्राइवेट है कोई सा भी, वहां पर बैंक आपके पैसे का एक अकाउंट का 5 लाख रुपए का बीमा करता है, आरबीआई। राइट, मतलब आरबीआई आपके उस अकाउंट का 5 लाख रुपए का बीमा करता है। अब आपके खाते में 4 लाख रुपए हैं, ठीक है, 4 लाख रुपए हैं, और अगर कोई यस बैंक ने नो बोल दिया तो आपको 4 लाख रुपए मिल जाएंगे, आरबीआई दे देगा। ध्यान से सुनिएगा, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है आपको उस अकाउंट का, 4 लाख रुपए आपके जमा हैं। अगर किसी बैंक ने दिवालिया घोषित कर दिया अपने आप को तो आपको वो 4 लाख रुपए आरबीआई दे देगा। लेकिन अगर आपके उसी बैंक में 8 लाख रुपए हैं और फिर उस कंडीशन में अगर बैंक दिवालिया घोषित करता है तो आपको 5 लाख मिलेंगे, 3 लाख नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट हो, आपका करंट अकाउंट हो, आपकी एफडी हो, आरडी हो, कुछ भी हो, लो रिस्क कैटेगरी में ही आएगी, नो रिस्क कैटेगरी में नहीं आएगी। आगे रेगुलर इनकम, यहाँ पर एक बेनिफिट आपको रेगुलर इनकम का भी मिल जाता है, क्योंकि पता है मेरा पैसा इतना टाइम में इतना ग्रो करने वाला है, तो बैंक आपको उसका मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट के रूप में आपको रेगुलर इनकम भी जनरेट करके दे देता है। इसके बाद में आता है इन्फ्लेशन हैज। इन्फ्लेशन हैज का मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाले जो ऑप्शन होते हैं बेसिकली उनके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आता है इतना, क्योंकि वहां पर पता है कि उतना अमाउंट मिलने वाला है। लेकिन इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट है वो आपको दूसरे ऑप्शन में ही मिलते हैं, ग्रोथ ऑप्शन में मिलते हैं। अब हम चलते हैं ग्रोथ ऑप्शन की तरफ। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट। देखिए, सबसे पहला इंपोर्टेंट मेरा ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कि सब मेरी जो पूंजी है, मेरी कैपिटल है, वो इंक्रीज होनी चाहिए। वो इंक्रीज अगर नहीं हो रही तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो सबसे पहला जो आपको एप्रिसिएशन जो मिलेगा, बेस्ट एप्रिसिएशन मिलेगा, वो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ही दे सकता है, फिक्स्ड वाला नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज कंपाउंडिंग ग्रोथ। कंपाउंडिंग ग्रोथ मतलब अगर सरल शब्दों में समझें, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज का जो प्रावधान है वो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ही देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए आपने कोई एसआईपी कराई, 10,000 रुपए महीने की कोई एसआईपी कराई। अब 10,000 रुपया जो आपने लगाया है आज, कल को मानते हैं थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया तो 10,200 रुपए हो गए। तो अब जो कल इन्वेस्टमेंट होगी वैल्यू मार्केट में वो होगी 10,200, ना कि 10,000। इट मीन्स कि अब आपका 200 रुपया जो एडिशनल है वो भी काम कर रहा है, 10,000 तो कर ही रहा है। तो ये जो ऑप्शन मिलता है ये अपने को ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिलता है, फिक्स वाले में नहीं। नेक्स्ट है अपना बीट द इन्फ्लेशन। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। हो सकता है कि ये शब्द आपके लिए नया हो, इन्फ्लेशन आखिर क्या होता है, इसके ऊपर भी तो सेपरेटली डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ ये शब्द आया तो छोटा सा एक डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर या मुद्रास्फीति। ये क्या है, आज मुझे अपना घर खर्च कराने के लिए, उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है, तो अभी जो चल रहा है मुद्रास्फीति दर वो चल रही है लगभग 7 से 7.5%। तो इतना ही अगर ये रेशो रहता है कंटिन्यू, तो यही घर खर्च कराने के लिए मुझे अगले साल 1,07,000 या 1,07,500 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। मतलब मेरे उस 1 लाख रुपए की वैल्यू डाउन हो जाएगी अगर वो मैंने एज इट इज तिजोरी में रख दिया। तो मुझे वो इस जगह पे, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जो कम से कम 1,07,500 को क्रॉस करे, ताकि उसकी वैल्यू लगभग उतनी ही बनी रहे जो आज है। इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन बीट का यहाँ वर्ड आया है, मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड वाले जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है केवल वही आपको ऑप्शन मिलता है जहां आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, क्योंकि उस तरह के जो ऑप्शन होते हैं वहां पर आपको रिटर्न जो मिलते हैं वो 8-10% से ऊपर के मिलते हैं, 12, 15, 18, 20% रिटर्न आपसे निकल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वेल्थ। एफडी करा दी, बैंक को पैसा दे दिया, तो कुछ भी नहीं है उसमें डाइवर्सिफिकेशन जैसा। लेकिन अगर हम ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो वहां हमारे को बहुत सारे कर जाते हैं। जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा
तकरीबन 15 वर्टिकल तो आपके सामने थे ही, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पैसे को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ में अगर सिंपल एक म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन लेंगे तो वहाँ केवल एक म्यूचुअल फंड भी आपके पैसे को बहुत ज्यादा जगह डाइवर्सिफाई करता है, क्योंकि एक फंड में बहुत सारी कंपनियां एड ऑन होती हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का जो अपने को मिलेगा बेनिफिट, वो भी हमें ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। एफडी करवाई है आपने, 1 साल की एफडी है, बीच में अगर जरूरत पड़ गई नहीं मिलेगा पैसा, अगर आप तोड़वाते हैं तो आपका लॉस है। यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ग्रोथ ओरिएंटेड जो ऑप्शंस आते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे मिल जाती है कि आप जब चाहें तब उसको रिडीम कर सकते हैं, जब चाहें उसे इंक्रीज कर सकते हैं, जब चाहें डिक्रीज कर सकते हैं, फुली फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट आता है टैक्स एफिशिएंट। नॉर्मल जो टैक्स प्लान चलते हैं वो अपने मतलब जैसे स्लैब्स होते हैं इनकम टैक्स के, 5 लाख 10 लाख 15 लाख वाले, तो वो वाले एप्लीकेबल है अपने हिस्स वाले में। इसको थोड़ा सा और सरल शब्दों में समझाता हूँ। आपकी आमदनी है 12 लाख रुपए, अब आप आ रहे हैं 30% वाले स्लैब में। अब आपने एफडी करवा रखी थी अपने बैंक में, जहां से आपको लाख रुपए का ब्याज और आ गया। अब लाख रुपए का ब्याज क्या होगा कि आपके 12 लाख रुपए की इनकम में ही जुड़ जाएगा। मतलब वो इनकम आपकी ब्याज वो 12 लाख की नहीं होगी, वो 13 लाख की काउंट होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना है। इसमें आपको 1 लाख रुपए की जो अर्निंग हुई है सेविंग अकाउंट की, उस पर भी आप उनको एडिशनल 30% टैक्स दे रहे हैं डिपार्टमेंट को। जबकि ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, यहाँ पर स्लैब ही अलग चलेगा। यहाँ से फ्लैग चलने वाला है वो होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपको 5% लगभग का बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में निकाल लेते हैं, साल भर के अंदर निकाल लेते हैं, तो आपको 15% देना होता है, और अगर लॉन्ग टर्म में निकालते हैं तो 10% ही देना होता है। तो ये एडिशनल बेनिफिट आपको और मिल जाता है ग्रोथ ओरिएंटेड के अंदर। तो ये मेरी तरफ से कुछ जानकारियां थी आज के लिए। मुझे मतलब आशा करता हूँ कि काफी कुछ नया सीखने को या जानने को मिला होगा। अब अपन लेते हैं आपके अपनी कुछ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने कुछ क्वेश्चन हो वो भेज सकते हैं, और आप चाहें तो यूट्यूब के अपने जूम के माध्यम से आप मुझे अपने क्वेश्चन भेजिए ताकि उनके मैं आंसर कर सकूं। एक मिनट का अपन टाइम ले रहे हैं आपके क्वेश्चन के लिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन आते तो उनको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज मेरे पास में कुछ क्वेश्चन पहले के आए हुए हैं, हम उनके साथ में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आया है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाह रहे हैं सर थोड़ा सा। ठीक है सर, म्यूचुअल फंड के बारे में बता देते हैं। चैट में और भी कुछ आया है, एक सेकेंड। ठीक है सर, तो म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। दो ऑप्शन है, बहुत सिंपल तरीके से समझें कि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ये ऑप्शन अपने को म्यूचुअल फंड के अंदर मिल जाता है। मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ये ऑप्शन अपने को म्यूचुअल फंड के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे वर्टिकल हैं। इन दोनों को क्या बुलाता है, मंथली वाला जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा जो वर्टिकल है वन टाइम वाला, दैट इज कॉल्ड लंप सम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा एक वर्टिकल और होता है जो कुछ लोग उसका जानते हो, कुछ नहीं भी जानते हो, दैट इज SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तीनों को समझते हैं एक बार, इस बीच में अगर कोई और प्रश्न आ जाएगा तो वो भी ले लेंगे। SIP उन लोगों के लिए है
जो मंथली मोड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि सर मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ, महीने की 2 तारीख को मेरे को तनख्वाह मिलती है, बच्चे के लिए छोटा सा कोई इन्वेस्टमेंट सोच रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप मेरे को छोटा सा कोई 5-10 हजार 20 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवाओगा। उसके लिए सिर्फ सजेशन है, रिकमेंडेशन है SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होगा, 2 चीजें आपको बतानी होती हैं, डेट और अमाउंट। बाकी सारा काम रहता है हमारी टीम का, कि कौन से फंड में डालना है, किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है, स्मॉल कैप कितना रखना है, मिड कैप कितना रखना है, उन सब में आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 2 चीजें बतानी है कि साहब इतने तारीख को पैसा कटना चाहिए और इतना पैसा कटना चाहिए, बाकी चीजें मैनेज करने के लिए टीम बैठी है। दैट इज कॉल्ड SIP। दूसरा कि सर मेरा तो बिजनेस है, मैं सैलरीड पर्सन नहीं हूँ, मेरा बिजनेस है। अब बिजनेस में ये है कि कोई फिक्स तो है नहीं, कभी कुछ ज्यादा भी आ जाता है, कभी कुछ कम भी आ जाता है, तो मैं एक न्यूनतम अमाउंट से तो एक SIP स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है कि भाई 10,000 रुपये निकालना कोई बड़ी बात है, 10,000 रुपये का अपनी SIP स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए कि जब मेरी कोई बड़ी डील हो तो मैं उस वाले अमाउंट को यहाँ शिफ्ट कर सकूँ। दैट इज कॉल्ड लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि ऑप्शन आपके पास में है, जब भी आप बोलेंगे एक लिंक आपके पास पहुंच जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आपका पैसा जमा हो जाएगा और आप जब चाहें पैसे को निकाल सकते हैं। अब ये निकालने वाली बात है कि उसमें मैं एक चीज और एड ऑन करूंगा। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक पौधा है, म्यूचुअल फंड एक छोटा सा पौधा है, टाइम लगेगा। जो भी तो फोन आया वो बताना पर भाई समय चल रही है। नरेंद्र जी आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज। ये बेसिकली छोटा पौधा है जो आपने लगाया है, जिसे टाइम लगेगा बढ़ने में। आप उससे महीने 2 महीने में ही एक्सपेक्ट या साल 2 साल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे बेहतर रिटर्न दे देगा। इसका जो एक टाइम हम लोग एज्यूम करते हैं दैट इज 5 ईयर, मतलब आपको 5 साल की होल्डिंग एटलीस्ट देनी चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। 5 साल के बाद में आप देखेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी उसमें देखने को मिलेगा और काफी अच्छी ग्रोथ भी आपको देखने को मिलने वाली रहेगी। ठीक है, इसके बाद में बात आती है अपनी लमसम पे। हम थे तो लमसम वाले में आपको SIP का भी ऑप्शन मिल गया कि मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरी एक मिनिमम SIP के साथ में शुरुआत भी हो गई। एंड सेकंड वन कि मैं उसमें कुछ अमाउंट बीच में डालना चाहूँ तो डाल भी सकूँ। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन आता है दैट इज SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बेसिकली रिकमेंडेड होता है उन लोगों के लिए, उन सीनियर सिटीजन के लिए जिन्हें कुछ सिक्योर्ड रिटर्न चाहिए, सिक्योर्ड अमाउंट चाहिए कि सब हमें मार्केट के ऊपर नीचे जाने से हमारे फंड को इफेक्ट नहीं आना चाहिए, हमको तो महीने के महीने कुछ अमाउंट मिल जाए, ये हम चाह रहे हैं। तो उसके लिए तो रिकमेंडेड होता है SWP या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये कैसे काम करता है, इसमें आपसे एक लमसम अमाउंट ले लिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल 16 लाख, 16 लाख रुपए आपसे ले लिए, वो 16 लाख रुपए अलग अलग वर्टिकल्स में स्टेशन सिक्योर रहता है पैसा, डेट फंड्स में, इस तरह के कुछ फंड्स में वो पैसा निवेश किया जाता है, लगाया जाता है और वहां से वो जो रिटर्न निकालता है वो करीब 8 से 10% तक के रिटर्न होते हैं। उस 8 से 10% का जो रिटर्न है उसमें से आपको दिया जाता है 7.5%। 16 लाख रुपए अगर आप देते हैं तो 10,000 का महीना आपको दिया जाएगा। अब यहाँ प्रश्न आता है कि वैसा जो उसमें से तो 8-10% मिल रहा है, आप उनको 7.5% ही दे रहे हो, तो बाकी का पैसा आप ही के फंड में एड ऑन कर दिया जाता है, आपके कैपिटल में एड ऑन कर दिया जाता है। अभी क्या होगा, 16 लाख रुपए जमा कराए, 10,000 रुपए महीने की मेरी आमदनी अगले महीने से स्टार्ट है और डिफरेंस अमाउंट जो ग्रो कर रहा है मेरा, वो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट में ही एड ऑन होता जाएगा हर महीने। तो ये प्रोसेस होता है SWP का कि आपने एक बार पैसा दे दिया और हर महीने उस पैसे का बेनिफिट आप ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे और भी वर्टिकल्स हैं, जैसे उसमें आता है अगला STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या है, इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर किसी की कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बीच में पूछ सकते हैं, श्याम जी, सीजी जी ना, जो भी कुछ पूछना चाहें बीच में आप ले सकते हैं अपना प्रश्न। SWP क्या होता है बेसिकली, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कैसे काम करता है कि आपने एक लमसम अमाउंट दे दिया कि साहब इतना अमाउंट है जो मेरे पास में अभी है और इसको मैं अच्छी स्पीड के साथ में ग्रो करवाना चाहता हूँ।
तो ऐसे में हम उस अमाउंट को ट्रांसफर फंड जो होता है अपना सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान उसके अंदर एड ऑन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हर महीने आपका उस लमसम में से कुछ पार्ट 10,000 5,000 करके वो ट्रांसफर होता जाता है SIP में। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो लमसम है उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, अच्छे रिटर्न, सेफ एंड सिक्योर रिटर्न का, और आपकी एक एड ऑन हो जाती है SIP जो अपने को यूजुअली 12 से 15% की रिटर्न भी निकाल के दे देती है। तो यहाँ अपने को दोनों तरह के बेनिफिट मिल जाते हैं कि पैसा भी सेफ है और रिटर्न भी अच्छे मिल रहे हैं। तो ये ओवरऑल आंसर होता है आपके म्यूचुअल फंड का। और भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, बट वो आपकी क्वेरीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका किस तरह का प्लानिंग है, आपको कितने टाइम में कितना अमाउंट चाहिए, वो सब चीजों से पूरी